आपको देखना चाहिए चूक कहाँ है। आप कह रहे हो कि हमने 1 करोड़ के ऊपर इंजेक्शन लगा दिए, वैक्सीनेशन कर दी, तो फिर डर किस बात का है कि बाकी 100 करोड़ को लगा दिए? क्या उसमें सच्चाई है? कई जगहों में तो ये भी लगा कि टीके नहीं लगे हैं, कागजों में चढ़ गए हैं। 10 दिन पहले 15 दिन पहले रैलीज जो आपने की और महीना पहले भी की, उस समय ये वेव आपकी नहीं दिख रही थी। कोविड अगर इतनी पीक पर है और पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है। बच्चों का कहना भी ठीक है, रखने हैं तो परमानेंट रखिए, जान छोड़ो हमारी। फिर दूसरा नंबर, जो एम्प्लॉय हमारे पास कम था, क्या वो आपने पूरा कर लिया? और पूरा कर लिया, फिर एनएचएम वालों को सड़क पे आने की क्या जरूरत है? और 3 महीने के लिए आप लगा रहे हो, क्या 3 महीने के बाद आपको डॉक्टर पैरामेडिक नहीं चाहिए? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? व्हाट इज द मीन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट है किस लिए? कोई अपने गाड़ियां घोड़ा चलाने के लिए रखी हैं क्या? जम्मू की बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सामने आके उन्होंने स्वागत किया कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन जम्मू के लोगों को बड़ी सी अपेक्षाएं थी डिलिमिटेशन कमीशन से कि जम्मू के अंदर भी सीटों को बढ़ाया जाएगा। देखो, एक तो बीजेपी को टोटल गलतफहमी है कि कहीं उनको एसटी से कोई सीट मिलेगी, लिख के ले लो आपको नहीं मिलेगी, लिख के ले लो आपको नहीं मिलेगी। यहां तक डिलिमिटेट करना और डिमार्केशन करना, वो आपका मैथमेटिक्स कमजोर है। आप बिल्कुल मैथमेटिक्स से नहीं चल रहे हो। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दादागिरी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। तो इलीगल काम सरकार कर रही है। ये ब्रेकेज हुई है स्टेट की, इलीगल हुई है, कानूनी नहीं हुई है। वहीं उसकी ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं, वहीं सरिया पड़ा हुआ है, वहीं आधा मकान टूटा ऐसे दिख रहा है। मुझे बताइए, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्मार्ट सिटी? वो क्या किया इन्होंने? तोड़ा, फिर आधा तोड़ा, फिर तोड़ के रखा, फिर उधर फेंका, फिर उधर ही रहने दिया, फिर चले गए। तो वो शहर में जब आप घूमते हो तो जगह जगह आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे टूटे फूटे, आधी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आधी बंद कराई हुई है। लूट इन्होंने मचाई हुई है और तकलीफें लोगों को है। ये कौन सी गवर्नमेंट आ गई जो बड़ी हिसाबी किताबी है, जो लोगों की 3-3 4-4 जनरेशनों की रोजी हाथ से छीन रही है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस समय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोगों के अंदर काफी रूमर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं और लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि शायद जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में ना लग जाए, वीकेंड कर्फ्यू ना लग जाए। हालांकि कल एडीसी जम्मू घनश्याम जी जो थे सड़कों पर उतरे थे और एक ड्राइव चलाई जा रही थी जिसमें लोगों को मास्क पहनिए, ये तमाम चीजें जो है एसओपीज, कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर जो है बनाए रखें, उसके बारे में जागरूक किया जा रहा था। जब उनसे ये बातचीत हुई मेरी लॉकडाउन या कर्फ्यू को लेकर, उन्होंने कहा कि ये अभी हमारा फैसला नहीं होगा, ये सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी जो है इनकी अध्यक्षता करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये लोगों के ही हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि भारतवर्ष के अंदर यहां लगातार मामले 90,000 1 लाख के पार पहुंच रहे हैं, वही इलेक्शंस अनाउंस हो गई हैं और विशेषज्ञों की माने तो कहा गया है कि फरवरी और मार्च जो है वो पीक रहेगा थर्ड वेव में, यानी कि मामले जो है वो 3 गुना रफ्तार से तेजी से ज्यादा बढ़ेंगे और डेल्टा वेरिएंट जो पिछले साल आया था उससे ज्यादा तेजी से जो है वो देखने को मिलेंगे आंकड़े। वही जम्मू कश्मीर के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जम्मू कश्मीर के एक दिग्गज नेता, जाने माने चेहरा जो है वो मेरे साथ हैं। चौधरी लाल सिंह जी की बात कर रहा हूं। सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। चौधरी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जी, सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू या फिर कोरोना ये सिर्फ आम लोगों के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए इसका कोई महत्व नहीं है? क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी रैलीज यहां हो रही हैं, पंजाब की बात करें, बाकी स्टेटों की बात करें, जहां जहां इलेक्शंस भी अनाउंस हो गई हैं। अब इलेक्शंस जब होंगी तो क्या तब कोरोना नहीं फैलेगा? लोगों को, अवाम को, जो रोजगार दुकानदार बैठा हुआ है उसके पास जाके कहना है कि हम दुकानें बंद कर देंगे या लॉकडाउन का डर सता रहा है, फिर से लोगों को इस तरीके से सताना, ये कहां तक मायने है? सिर्फ लोगों के लिए कोरोना है, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है? नहीं, क्वेश्चन जो है कि कोरोना तो किसी को भी लग सकता है, पॉलिटिशियन हो या गैर पॉलिटिशियन हो, है तो सारा ह्यूमन है, जो ह्यूमन नेचर दोनों में बराबर है, ह्यूमन सब कुछ। तो ये बात नहीं मानी जा सकती कि किसी को हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। और कोरोना बड़े लोगों को हुआ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन यहाँ से चले भी गए, बड़े लोग गए, बड़ी दुनिया गई, बड़े लोग मरे और बुरी तरह से मरे, ऐसा भी हुआ। लेकिन क्वेश्चन जो है कि जब आप लोग इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, कंट्री चला रही है, मुल्क चला रहा है, स्टेट चला रही है, आपको देखना चाहिए चूक कहाँ है।
आप कह रहे हो कि हमने 1 करोड़ के ऊपर इंजेक्शन लगा दिए, वैक्सीनेशन कर दी, तो फिर डर किस बात का है? जो 30 करोड़ बचे हुए हैं उनके लिए आपने क्या किया है कि बाकी 100 करोड़ को लगा दिए? क्या उसमें सच्चाई है? कई जगहों पे तो ये भी लगा कि टीके नहीं लगे हैं, कागजों में चढ़ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। वो बड़ा ओपन, यहाँ जम्मू में कई ऐसे इलाके हैं दूर दराज, ये लोगों में देखना पड़ा ऐसा कि नहीं हो पाया। तो अगर इस तरीके का 100 करोड़ टीका लगा होगा तो फिर लगा कहाँ होगा? बीमारी कैसे आ रही है? फिर दूसरा नंबर, बीमारी आपको तभी लगी जब इलेक्शन नजदीक आ गए 5 स्टेट के और बाकियों के आने वाले हैं। इस बात पे भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से माहौल बनाया। आप अभी अब जलसे करके जब देखा कि आपकी स्ट्रेंथ कम आ रही है, लोग कम आ रहे हैं, तो आपने इलेक्शन अनाउंस करवा दिया और अनाउंस कराने के साथ साथ आपने रिस्ट्रिक्शंस जारी कर दी, एडवाइजरी जारी कर दी। आपने कह दिया कि जो कैंपेन करेगा घर घर जाके करेगा। जो रैलियों में आपने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रैलीज जो आपने की और महीना पहले भी की, उस समय ये वेव आपकी नहीं दिख रही थी। आपने जब देखा कि मेरी स्ट्रेंथ, उसमें पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ रैली कमजोर है, तो क्या किया जाए? मुझे तो लगता है ये प्लान है साला, और इस किस्म का प्लान होना बड़ी भारी धोखा है लोगों के लिए। तो जैसे आप अखिलेश को देख रहे थे कि रैली में बड़ी भीड़ थी, इनकी जा रहे थे, इनकी भीड़ नहीं थी, वो इनकर्ज होते जा रहे थे, डिस्कर्ज होते जा रहे थे। तो ये अब लोगों को कह रहे हैं कि आप जाके घर घर जाइए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मुझे बताओ कैसे रैली होंगे, कैसे लोगों से मीटअप किया जाएगा? उस एमपी का, उस एमएलए का, उस मिनिस्टर का, उस आदमी का जो लोगों से वोट मांगने जाएगा, वहां का विधायक होगा, तो मुझे 5 आदमी उसके साथ होंगे। तो अगर 5 ही वहां इकट्ठे करने हैं तो अकेला होगा। अब उसके साथ सिक्योरिटी होगी, क्या होगी ना होगी, सारी चीजें समझने वाली बात है। इस तरीके से हवा में और जो प्रैक्टिकली चीजें हो ना पाए और इसका मतलब लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, फिर वो जो लोग इलेक्शन करवाएंगे उनकी स्ट्रेंथ कैसे आप कम करोगे? सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे कम करोगे? दुनिया भर की सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई होती, 10-10, 20-20 किट्ठे खड़े होते हैं, वहां कैसे आप सोचोगे कि 5 से ज्यादा बात करोगे? तो ये सारी चीजों पर विचार करने की जरूरत है कि ये लोग क्यों करवा रहे हैं ऐसा? अपने लिए करवा रहे हैं, अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, या समाज के फायदे के लिए करवा रहे हैं? एक चीज और जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय एनएचएम के तमाम एम्प्लॉयज एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। उनका एक्सटेंशन जैसे ही खत्म हुआ 31 को, उसके बाद हालांकि 3 महीने का दिया गया, लेकिन जो जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ या एनएचएम या सीआरपीसी के तहत जो लगे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पंजाब जैसी, राजस्थान जैसी स्टेटों में जहां पर उन्हें परमानेंट या कंटिन्यूएशन दिया गया है, हमें भी उस तरीके से दे दिया जाए। कोविड अगर इतनी पीक पर है और पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मामले तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कंट्रोल कैसे किया जाएगा सर इसको? देखो मेरी बात सुनो, सरकारों को हमेशा अपने दिमाग से और सोच से चलना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए। पहले भी हमें कितनी हजारों लाखों डेड बॉडीज जो बुरी तरह तबाह और बर्बाद किया लोगों को, और किस कारण हुआ है? अगर गैस के कारण हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अब है। जो अपने प्लांट लगाए थे उन्होंने जनरेट करना शुरू किया है। फिर दूसरा नंबर, जो एम्प्लॉय हमारे पास कम था, क्या वो आपने पूरा कर लिया? और पूरा कर लिया, फिर एनएचएम वालों को सड़क पे आने की क्या जरूरत है? अब जो रखने हैं, बच्चों का कहना भी ठीक है, रखने हैं तो परमानेंट रखिए, जान छोड़ो हमारी। जो लग चुके हैं लड़के, अगर ये काबिल हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो इसका मतलब इनके इंटरव्यू की क्या जरूरत है? जब आपने इंटरव्यू इनका ले चुके हो, लगे तो इंटरव्यूज हैं ना, अब सिर्फ इनको पक्का करना है।
और 3 महीने के लिए आप लगा रहे हो, क्या 3 महीने के बाद आपको डॉक्टर पैरामेडिक नहीं और चाहिए? वो परमानेंट भी नहीं बोल रहे, वो कंटिन्यूएशन बोल रहे, सिर्फ कंटिन्यूएशन दे दो, हमें परमानेंट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो हमें बताइए, हम ऐसे फ्री में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। बच्चे हैं बेचारे, जज्बात में कह रहे हैं, ऐसी थोड़ी बात है कि उन्होंने ठेका लेकर रखा है कि उनकी शादी होनी है, उनकी किसी की शादी हो गई, किसी की होने वाली है, कहीं की कड़माई हुई है, किसी को बच्चे पैदा होने वाले हैं। क्या बात करते हो, इनको फ्री में रखा जाए? वो जज्बात में कह रहे हैं कि किसी तरीके से अड़ाएं। क्वेश्चन है कि आपको, सरकार को, अगर आपने वो बंदे भर्ती किए तो आप उसको परमानेंट क्यों नहीं कर लेते? उसको परमानेंट करिए और उनको चलाइए, उनको तनख्वाह भी ठीक दीजिए, रोजी रोटी उनकी ठीक आए, उनका खर्चा ठीक निकले और आराम से काम करें। डिस्टर्ब और परेशान आदमी और मन का संतुलन बिगड़ा हुआ लोगों को ठीक करेगा क्या? जिसको घर की चिंता, रोटी की चिंता, परिवार की चिंता, जिसकी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं, फिर नौकर लगाया भी गया तो उसको चिंता की मुझे अगले दिन निकालना है, ये बात थोड़ी है। मेरी अपनी इनके साथ सपोर्ट है, बच्चों के साथ, कि इनको पक्का करना चाहिए, मजबूत पक्का करना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय करना चाहिए और इनको काम पे लगाइए। और भी जो पोस्टेज आपके पास खाली पड़ी है, जो आपके पास डाटे हैं, कहते हैं मेरे पास 50,000 पोस्ट खाली है, कहीं मेरे 1,00,000 पोस्ट खाली है, कहीं मेरे पास 2,00,000 पोस्ट खाली है। जो पोस्टेज खाली पड़ी हैं आपके पास है, वो दूध देने के लिए रखी हैं आपने घर में क्या? वो लगाते क्यों नहीं? लगाओ, बच्चों को क्यों खज्जल कर रहे हो? बच्चे लगे और प्रॉमिस करते हो नौकरियां देने की, और जब बारी आती है नौकरी देने की और लगाने की, लगाते भी हो तो फिर निकालते किस लिए? अब वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मर मत, ठंड थी बेचारी, पूरी ठंड में 4-5 दिन वो ठहर रहे थे उधर। हद है यार, आपके बच्चे, इन सरकारों के, सरकारी इन के बच्चे ठहरते रहे तो आपको तरस नहीं आता, रहम नहीं आता, सोच नहीं आती कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो तो क्या? आप स्वेटरें लगा रहे हो, उनको कोटियां लगा रहे हो, 4-4 सूट दे रहे हो, और आप ही के बच्चे, इसी स्टेट के बच्चे यहाँ सड़क पे बैठ के और मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठ के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? व्हाट इज द मीन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट है किस लिए? कोई अपने गाड़ियां घोड़ा चलाने के लिए रखी हैं क्या? आपका कोई काम नहीं बनता कि इन लोगों पे ध्यान दिया जाए? अगर आपके पास तनख्वाह है नहीं तो आपने लगाए क्यों है? तो अगर तनख्वाह है तो परमानेंट करते क्यों नहीं? तो अगर आपके पास है कुछ नहीं तो सरकार छोड़ती क्यों नहीं? क्यों हम जफा डाल के रखे हो सारे? और इधर चंद लोग आके इस पे सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं बच्चों के साथ। आई एम सॉरी, बच्चों आपके साथ भी यही होते रहना है, क्योंकि आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप अपने अपने सेल्फ के लिए लड़ रहे हो। आप सारे यूथ के लिए बात नहीं कर रहे, और सारा यूथ के टेव के बात नहीं कर रहा। कहीं कोई डेली वेजर मर रहा है अपनी जगह, कहीं कोई बीएसएफ के हैं, कहीं सीएसएफ के, कहीं आपके एनएचएम के हैं, कहीं भी आप देखिए, आप सारे डिवाइडेड होके कम से कम 1,00,000 बच्चा बच्ची लड़ रहा है। आप सारे इकट्ठे होके, यूनाइट होके सीधी बात क्यों नहीं करते इनके साथ? ऐसे थोड़ी चलेगा, अलग अलग मरते रहोगे। जम्मू का भविष्य हो ही नहीं सकता जब तक जम्मू स्टेट ना बने। जब जम्मू स्टेट ही नहीं बनेगी, आपका अपनी स्टेट नहीं होगी, आपको पूछने वाला, आप तरस खाने वाला नहीं कोई होगा। आप जाओ लद्दाख में, कोई एक नौकरी लेके दिखाए बाहर वाला, कोई उनके बच्चों को निकाल के दिखाए एनएचएम वाला, दिखाओ जाके। जो लगे हैं, मैं कब मिनिस्टर था उस जमाने से एनएच में लगे, आज तक काम कर रहे हैं, किसी को निकाला। इस जम्मू में रिवाज है, ऐसा इधर है, क्योंकि यहाँ के लोग फॉर ग्रांटेड हैं। इनको समझ है कि ये लोग राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, इनको देश के बहुत प्यार है, ये मर सकते हैं भूखे, लेकिन ये थोड़ा सा बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे। सवाल ये नहीं, देशभक्त सबको होना चाहिए, राष्ट्रवादी सबको होना चाहिए, तो राष्ट्र चलाने वालों को राष्ट्रवादियों की फिक्र भी होनी चाहिए। ये मेरी बात उनसे कहने का मकसद है। एक चीज और जानना चाहूंगा, डिलिमिटेशन कमीशन में लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। डिलिमिटेशन कमीशन की जो 7 सीटें जो हैं प्रपोज की जानी थी, 6 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर के अंदर, जो प्रपोजल सीट्स का आया उसमें कठुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां भी कहा जा रहा है कि 1 बढ़ाई जाएगी। कुछ किसी नगर की बात करें, वहां कुबाड़ा की बता रहे हैं। हालांकि उसके बाद जो हमारा पीएचईडी है, उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, हमें ये कदे भी मंजूर नहीं है, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर के अंदर। उन्होंने एकदम से एतराज जता दिया। उसके बाद जम्मू की बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो सामने आके उन्होंने स्वागत किया कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जम्मू
जम्मू के लोगों को बड़ी से अपेक्षाएं थी डीलिमिटेशन कमीशन से कि जम्मू के अंदर भी सीटों को बढ़ाया जाएगा। उसमें जम्मू का तो नाम ही नहीं आया, सांबा का तो नाम ही नहीं आया, दूर दराज इलाकों का उसमें प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें लगता है कि एसटी की जो सीटें हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। वहीं पर प्रपोजल ऑफ शीट्स जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन ने दिया है। इसमें किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, एक तो बीजेपी को टोटल गलतफहमी है कि कहीं उनको एसटी से कोई सीट मिलेगी, लिख के ले लो, आपको नहीं मिलेगी। एक बात क्लियर करो। दूसरा, उनको रिजर्वेशन देना आपने ठीक किया है। तीसरा, आप एससी की सीट को आपने रोटेशन पे लाना है, ये भी ठीक है। यहां तक डिलिमिटेट करना और डिमार्केशन करना, वो आपका मैथमेटिक्स कमजोर है। आप बिल्कुल मैथमेटिक्स से नहीं चल रहे हो, पॉपुलेशन नहीं देख रहे हो, एरिया की टफनेस नहीं देख रहे हो। एरिया वीकर है, कमजोर है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, अगड़ा है। आप उस चीज को कोई भी समझ नहीं कर रहे। दूसरा नंबर, आपकी रिस्ट्रिक्शन जो थी 7 सीट्स, ये टोटली रॉन्ग थी, गलत थी। और जो आपकी 2011 की सेंसस थी, ये भी आपकी टोटली गलत थी। आपको करंट सेंसस करनी चाहिए थी, क्योंकि 21 गुजर भी गया, इस पे करनी थी। इसकी रिपोर्ट अभी आनी हुई होगी। आप इस रिपोर्ट पे करते और दोनों खित्तों को, पहले तो ये है कि जम्मू अगर स्टेट बना देती हो तो आपको जरूरत क्या है डिलिमिटेशन पे खर्चा करने की? जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। जब कंपटीशन तो ये है कि मसला ये बना हुआ है कि जम्मू में जो एक तकलीफ है लोगों को कि हमारी सीट जो है वो एज पर क्राइटेरिया, एज पर पॉपुलेशन, एज पर टेरेन, उसके मुताबिक हमारे साथ जाती हुई है, तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वो तो इस बात के लिए आपके पास तो वो है नहीं मैकेनिज्म। आपने 7 ले आई, अगर हमारी 2 बनती है हम क्यों लेंगे 6? अगर हमारी 20 बनती है तो हम 6 क्यों लेंगे भाई? अगर कश्मीर की 10 बनती है, वो 10 क्यों मैथमेटिक्स से बनेगी ना, एक बनेगी मैथमेटिक्स से बनेगी ना। आप विदाउट मैथमेटिक्स कैसे करोगे? बगैर हिसाब किताब के कैसे करोगे? ऐसे कर लोगे? दादागिरी है। आपको 6 दे दी, आपको 1 दे दी, हाँ जी वेलकम हो गया। बीजेपी ने वेलकम, उसने वेलकम। वेलकम, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलकम? स्वागत किसका कहते हैं? कोई चीज खुशी दे। जो चीज खुशी ना दे, उससे किस चीज का स्वागत है? किसी भी खित्ते में परेशानी हो, मैं नहीं समझता वो जब आप यूनाइटेड हो, जब आप जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखे हो, फिर किसी भी खित्ते को आप तकलीफ नहीं दे सकते। फिर सबको बराबर तक फिर करोगे तो मैथमेटिक्स पे करोगे तो कन्विंस भी होगा आदमी। जब विदाउट मैथमेटिक्स करोगे तो कन्विंस नहीं होगा। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने जो जितना भी जो काम किया है टोटली फुलिशनेस है। दिस बेवकूफानापन है, बचकानापन है। इस तरीके से डिलिमिटेशन की उम्मीदें लोगों की टोटली तबाह और बर्बाद होगी। जम्मू की आप जो बात कर रहे हो, जम्मू एक जिले की बात कर लो। आप जम्मू या बात करते हो, जम्मू तो हमारा पूरा हो जाता है, प्रोविंस हो जाता है। जम्मू जो जिला है, इसकी खुद की जो अपनी 11-12 सीट्स हैं, इस पे आपने 1 सीट नहीं बढ़ाई। 1.5 2 लाख, 2.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने 1.5 2 लाख रुपए क्राइटेरिया रखा है शहर पे, फिर भी आपको डिलिमिटेड करना पड़ेगा कि कहीं आपका लाख है, कहीं 1,20,000 है शहर में ही, तो शहर में कहीं 2.25 लाख है। इनको क्या इनको भी डिलिमिटेड कर देना था कि इसका ये बढ़ा, इसका ये रेट घटा, इसका ये बढ़ा, इसका ये घटा। दूसरी बात ये है, आपको तय करना चाहिए कि टोटल पॉपुलेटेड एरिया, प्लेन एरिया, फैसिलिटेट एरिया, जिस एरिया में सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे जम्मू है यार, यहाँ की क्या डेवलपमेंट की बात है? नाली पकी है, गली पकी है, सड़क पकी है, सब पकी है, लेकिन टूटी फूटी तो रिपेयर करने वाली है। तो कई लोग इलाके मजाटी में ऐसे हैं, इसी प्रोविंस में, यहाँ 90% कनेक्टिविटी नहीं है, मेन कनेक्टिविटी नहीं है, लिंक की कनेक्टिविटी नहीं है, लेन की कनेक्टिविटी नहीं है, और कहीं आपको पानी नहीं मिलने का है। कुछ चीजें आपके पास, बिजली नहीं है आपके पास, और 50 किस्म की फैसिलिटी है। स्कूल नहीं है, स्कूल की प्रमोशन नहीं हुई है, प्रमोशन हुई तो टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो इस किस्म की आपकी जो हालत है, उस तरीके को देखना पड़ेगा कि जम्मू में अगर ये सारी चीजें हैं तो इस इलाके में हम अगर पोर्ट रखें, मेरे हिसाब से जो एरिया डेवलप हो, जो नजदीक हो, कम हो, उसकी कम से कम भी
लाख सवा लाख का पोलिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बिल्कुल। जो पहाड़ी हैं, टफ हैं, 50,000 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बननी चाहिए। इस तरीके से डिलिमिटेशन करने की जरूरत है। श्रीनगर में ऐसा देखा जाए तो ऐसी तरीके का कुछ माहौल है, क्योंकि वहां पर जो मेंबर पार्लियामेंट भी जिस सीटों पे लड़ते हैं वो एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं, उनकी एक एक डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रखी हुई है। जम्मू की बात करें, पुंछ की बात कर लें, आप उधमपुर की बात करें, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक एक दिया गया, और मेंबर पार्लियामेंट के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि तीनों को कैसे जाएगा। वो डेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा उसकी। मैं थोड़ा क्योंकि आप बच्चे हो, आपको सीखना है बहुत कुछ, और पढ़ा भी करो, सीखना भी है। 10 जिले हैं कश्मीर में, 10 ही जम्मू में है। 3 MP वहां है, 2 यहाँ है। सिंपल सी बात। और एरिया यहाँ का जो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का 26,000 का है, कश्मीर का 15,000 है। 11,000 यहाँ का याद है। आपको उधर 3 दी, यहां आपको 4 कॉन्स्टिट्यूंसी देनी थी। बिल्कुल राइट। आपने 2 दी, ये शायद थी पिछले से। अभी भी डिलिमिटेशन हो रही थी, इनको क्या तकलीफ थी, इसको भी शामिल करना चाहिए था इन चीजों को। नहीं जी वो पार्लियामेंट दिस एंड दैट, लेकिन वो कम से कम बीच में डिस्कशन में तो आनी चाहिए थी। ठीक है। हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट यहां बनते हैं आराम से। और जिले अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री में इस जो है, एक है लद्दाख, एक है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक है बाड़मेर यहाँ जैसलमेर, यहाँ हरियाणा का राजस्थान। 3 इस कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री में बड़ी है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट किया, आई नो दैट। तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, जैसे राजस्थान वाली, और लद्दाख में तो बिल्कुल ही 0 में समझो। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होने के साथ साथ भी उधमपुर डोडा यहाँ पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। 15-16 लाख वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी में, तो 16-17 लाख वोट है। तो कहने का मकसद है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी और ये कॉन्स्टिट्यूंसी, और हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जम्मू की है, इसमें वोट ज्यादा है और एरिया कम है। यहाँ का अगर आपके पास 20 लाख वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें 17-18 लाख वोट होगा वहां। तो कहने का मकसद है कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है। आपको जम्मू में मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसियां बढ़नी पड़नी है, बढ़ानी चाहिए। उसी आधार पे अब आप देखोगे एमएलए, एक एमएलए की उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 20 है तो एक में 17 है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 है, एक में ऐसे हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? 3 में आप बांटोगे कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी 47, अब 8 की है 47 को 3 से आप तकसीम कर लोगे तो अब सीधी सी बात है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक 19, 17, 16 की 15 की बनेगी, 14-15 कॉन्स्टिट्यूंसी की बनेगी एक कॉन्स्टिट्यूंसी उधर कश्मीर में। हमारे क्यों बनेगी ऐसे? ये चीजें सोचने वाली। और एरिया भी क्यों ऐसे? हमारा कहने का मकसद है कि कश्मीर में जिस तरीके से उनको डेवलप करना है, वैसे तो चाहिए कि दोनों ही खितों को अलग कर देना चाहिए। लद्दाख अलग हो गया, कोई डिस्प्यूट तो नहीं, और लद्दाख का सीधा देश के साथ डिस्प्यूट है। हमें इन्होंने छोड़ दिया कि हम कश्मीर और जम्मू लड़ते रहे, और ये लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। 2 सीट बीजेपी ले जाए, 3 एनसी ले जाए या पीडीपी ले जाए, ये दिल्ली में वो भी रिप्रेजेंट करें, ये भी रिप्रेजेंट करें, इलाका बांट के रखें, हम डिवाइड हो जाएं। व्हाट इज नॉनसेंस? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा डिवीजन हो, और हम चाहते हैं कि दोनों को प्रॉपरली डिवाइड किया जाए। एक को उस एक एरिया कश्मीर रखा जाए, दूसरा एरिया जम्मू रखा जाए। दोनों की पहचान अपनी अपनी पहचान पे चला जाए। आप दोनों पहचान को मिक्स कैसे कर सकते हो? और डिस्प्यूट भी है क्या? झगड़ा भी इस बात का है कि दोनों खितों में लड़ाई, जम्मू का खिता उनके साथ लड़ता है। क्यों लड़ता है? कि हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी तरक्की है, हमारी नौकरियां हैं, हमारी सर्विस हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ये है वो है, इन्होंने खराब किया। तो बेटर है कि एक उनके खिलाफ बोलने से एक स्टेट अलग कर ली जाए। जब आपकी एक स्टेट अलग हो जाती है तो मैं समझता हूं कि आपका डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। एक डिस्प्यूट तो खत्म, जो कश्मीर और जम्मू की बात है वो तो बात खत्म होगी। फिर कश्मीर जो है अपने तरीके से अपनी कश्मीरियत को बचाए, जम्मू अपनी डोगरियत को बचाए, दिस इज वेरी क्लियर। और जम्मू के जो मसले हैं, जम्मू का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जम्मू के जो नेचर सोर्स है, जम्मू इस्तेमाल करे हैं।
बजाय हमारे रिसोर्स पे कोई बाहर वाले आके इस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे बच्चे धरने और जहां जहां अलग अलग जगहों पर बैठते धरने देते दिखेंगे, हैं, बजाय उनको नौकरी मिलने के, कारोबार मिलने के, तरक्की मिलने के, वो हम अपने इस क्राइसिस और संकट में फंसे रहेंगे। ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, एक चीज और जानना चाहूंगा, जम्मू में इस समय जम्मू से कॉर्पोरेशन जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जो है डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही हैं, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जब बनती थी तब ये ऑफिसर्स उनको और नक्शे पास कर दी, परमिशन दे दी। अब बोलते हैं कि इलीगल बनाया गया है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इलीगल बनाया गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दादागिरी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ऐसे रेहड़ी वालों को देखें तो जगह जगह जाम लगा हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन स्ट्रक्चर्स तोड़े जा रहे हैं बड़े। जब सरकार, एक बात ध्यान में रखो, इलीगल है तो इलीगल काम सरकार कर रही है। ये ब्रेकेज जो हुई है स्टेट की, इलीगल हुई है, कानूनी नहीं हुई है। और जो जिनकी बुनियाद इलीगल है, ये तो इलीगल काम करेंगे। मुझे बताइए, जो स्ट्रक्चर किसके हैं? इसी इलाके के लोगों के, इस देश के लोगों के, जिन्होंने इनको वोट डाले, और मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा वोट डाले। जिनका नुकसान हो रहा है उन्होंने ज्यादा काम किया इनका। व्हाट दिस नॉनसेंस कि जो आप किसी का स्ट्रक्चर ब्रेक करते हो, फिर आप अभी भी देखो कि जितने स्टेज इन्होंने ब्रेक किए, वहां वहीं के पड़े हुआ सीमेंट के ढेर लगे हुए हैं, वहीं उसकी ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं, वहीं सरिया पड़ा हुआ है, वहीं आधा मकान टूटा ऐसे दिख रहा है। मुझे बताइए, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्मार्ट सिटी, ब्यूटी ऑफ द एरिया? वो क्या किया इन्होंने? तोड़ा, फिर आधा तोड़ा, फिर तोड़ के रखा, फिर उधर फेंका, फिर उधर ही रहने दिया, फिर चले गए। तो वो शहर में जब आप घूमते हो तो जगह जगह आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे टूटे फूटे, आधी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आधी बंद कराई हुई है। मेरे कहने का मकसद है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जब भी हुई, आपने पैसे रखे कि एक शटर लगाने के इतने पैसे हैं, इतनी बिल्डिंग बनाने के पैसे इतने हैं। अब जमीन बेचता है किसान, यहाँ का कोई बेचता है, कहता तू इतने की जमीन बेच रहा है, मेरा भी हिस्सा इतना बनता है, मुझे एक दुकान दे दे। लूट इन्होंने मचाई हुई है और तकलीफें लोगों को है। दूसरे नंबर आप चले जाओगे, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। जो जमीन 80 साल 90 साल का मतलब कि आज से महाराजा हरि सिंह साहब, महाराजा प्रताप सिंह के जमाने से जो जमीनें लोग हल चला रहे थे, वो जमीनें जो झाड़ जुल्ले उखाड़ के जिन लोगों ने जमीनें लेवल करके प्लेन करके हाथ से चांडियां लगा गई, मुश्किल से काम करके रोजी रोटी का जुगाड़ बनाया लोगों ने। वो ना सरकार, महाराजा सरकार ने पूछा, ना उसके पास कितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने पूछा। एक कौन सी गवर्नमेंट आ गई जो बड़ी हिसाबी किताबी है, जो लोगों की 3-3 4-4 जनरेशनों की रोजी हाथ से छीन रही है। व्हाट दिस नॉनसेंस? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको लोगों पे प्रेशर करके, दबाव करके ही सरकार चलानी है, और लोगों को कुछ देके तो करनी नहीं है। वोट की बारी आएगी तो हेरा फेरी करेंगे। अब आएगी तुम्हारे घर घर जाके वोट मांगो। पहले अब क्योंकि हमने बूथ, इन्होंने सोचा हमने बूथ पे वो बना लिए, बूथ प्रेसिडेंट बना लिए, अब हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास इतने बड़े लोग हैं, घर घर घुसने वाले लोग हैं। बाकी लोग जो आपके दुख से, जिनकी किचन तंग है, जिनकी रसोई पूरी भारी मुश्किल में है, जिसकी गैस की तंगी है, जिसके तेल की तंगी है, जिसकी खुराक की तंगी है, दालों की पल्सेस की तंगी है, वो आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो किसानों की जमीन बिल्कुल नहीं छेड़नी चाहिए, किसानों के साथ इसकी जमीन जायती नहीं होनी चाहिए। और जो किसान के पास जमीन है, जो जमीन उसको इंतकाल हुआ है, उसकी गिरदावरी चढ़ी है, वो उसको जमीन उसकी गिरदावरी द्वारा बहाल होनी चाहिए, उसके इंतकाल द्वारा बहाल होना चाहिए। और जो स्ट्रक्चर कहीं किसी को दुख नहीं देते, किसी के रास्ते में नहीं आते, किसी को रास्ता नहीं रोकते, कहीं कोई ऐसा पानी का रुका नहीं आती, मैं नहीं कहता उन स्ट्रक्चरों को तोड़ना। उनसे आप, अगर उन्होंने आपसे कोई क्लियरेंस नहीं लिया है, अगर आपसे नक्शा पास नहीं कराया है, तो मिनिमम उसको चार्जेस लगा के, उस बंदे को मिनिमम चार्जेस लगा के कि आपने ये ऐसा किया है, हम आपको फाइन करते हैं, तो ये फाइन जमा करवाओ, अपने कंस्ट्रक्शन ठीक कर लो। इस तरीके से लोग स्मूथ जिंदगी जिए। व्हाट दिस नॉनसेंस? तोड़फोड़ का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन का मतलब है तबाही का मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं होती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय टू।
ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी। सीधी चर्चा इनसे करी है तमाम विषयों पर इस समय, क्योंकि लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगेगा। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना है ये क्या खाली सिर्फ अवाम के लिए है? पॉलिटिशियन जब रैलीज करते हैं तो क्या उनकी रैलीज के अंदर उनको जो है वो कोरोना का डर नहीं होता? वो तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो करी है। आज की चर्चा आपको किस तरीके से लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इधर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।